तो आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो उसके अंदर वही सब चीज़ें बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, इन सब की हम बात करेंगे। तो देखिए, अब जैसे अगर आप इनकी बात करते हैं, सॉलिबिलिटी वगैरह की पहले बात कर लेते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं पहले, नहीं तो अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ले लें, फ्लोरोबेंजीन, इस तरह के कंपाउंड्स अगर हम लेते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं काफ़ी कम होते हैं बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता नहीं है। इनमें अगर होता भी है तो डैपोल डैपोल इंटरेक्शन या इस तरह का कंपाउंड जो फॉर्मेशन है वो बन सकता है। लेकिन यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होना भी बहुत मतलब कि कम रहता है। उसका क्या कारण हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप पहले जब हेलो एल्केन्स में काम कर रहे थे, है ना, जब आप हेलो एल्केन्स में काम कर रहे थे, जैसे मैंने ये हेलो एल्केन्स लिया CH3X, और इसकी जगह पर अगर मैं क्लोरोबेंजीन लेता हूँ, ये देखिए, अब इसकी जगह पे मैंने ये क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हेलोजन जब इलेक्ट्रॉन अभी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर पोलैरिटी, मतलब जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो मिलेगी उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर पोलैरिटी रहेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फिर आगे अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम CX बॉन्ड देखें और उसके बाद इधर अगर हम CX बॉन्ड देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड वाला जो कार्बन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और यहाँ पर जो कार्बन जिस क्लोरीन एटम से लगा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो दोनों CX बॉन्ड में फ़र्क है, ठीक है। मगर मैं इसको भी एक्स ही ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, आप कोई भी हेलोजन लगा लीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और इधर जो हाइब्रिडेशन है वो कौन सी है, sp3 है। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, जो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें कि कौन से कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसकी थोड़ी उससे कम होती है। और सबसे बेकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एस करेक्टर होता है। इसके पास जो एस करेक्टर होता है sp हाइब्रिडेशन के अंदर वो होता है 50%। तो यहाँ पे 50% एस करेक्टर है। और अगर हम सबसे इसमें चले जाते हैं लास्ट वाले में sp3 में, तो यहाँ पे सबसे कम होता है 30, यहाँ पर होता है 25%। यहाँ पे 25% ही एस करेक्टर होता है। तो एस करेक्टर से क्या फ़र्क पड़ता है, एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता है उतना ही कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो खैर यहाँ पर तो हम sp की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि इधर एक sp3 और एक इधर एक sp2 है। तो मतलब हुआ कि ये वाला जो कार्बन एटम है अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि sp2 वाले कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाई एस करेक्टर। इसके पास 33% होता है, इसके पास सबसे ज़्यादा होता है 50%। तो यहाँ पर आ गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये sp3 है, तो ये आपका थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये जो एटम है यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखो हो क्या रहा है कि हेलोजन इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन में क्षमता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रख सके, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेके कौन आप ले जाएगा, हेलोजन ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से अब हेलोजन को इलेक्ट्रॉन खींचने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। जितने आसानी से sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज वाला जो कार्बन एटम होता है वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने देगा नहीं। तो हेलोजन के ऊपर चार्ज डेवलप्ड होगा तो यहाँ पर, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाएगा जितना ज़्यादा कि इधर हो रहा है, जो कि आपने ये क्या लिया हुआ है, हेलो एल्केन्स लिया हुआ है। तो हेलो एल्केन्स के अंदर जो CX बॉन्ड होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हाई पोलर होते हैं। इनका जो पोलैरिटी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है।
लेकिन ये वाला जो सी एक्स बॉन्ड होता है, जो मैं किस में बात कर रहा हूँ अभी, हेलो एरिन्स में बात कर रहा हूँ, इनका जो सी एक्स बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा लेस पोलर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि हेलोरिन्स में जो सी एक्स बॉन्ड होता है वो लेस पोलर होता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हेलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस वजह से हेलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और यहाँ पर बढ़िया से पोलैरिटी डेवलप होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसी वजह से यहाँ पर जो डैबल डैबल इंट्रैक्शंस पैदा होंगी वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ही इनके पास जो इंट्रैक्शंस आएंगी वो कौन सी आएंगी, डैबल डैबल इंट्रैक्शन इसके पास भी है और डैबल डैबल इंट्रैक्शन इसके पास भी है। लेकिन यहाँ पे जो डैबल डैबल इंट्रैक्शंस रहेगा वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। तो इसी वजह से वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनके पास एबिलिटी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की है नहीं, और ऊपर से इनका जो डैबल डैबल इंट्रैक्शंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वीक ही रहेगा। तो इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इसी कारण की वजह से इनका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन देखो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की कहानी तो अलग होती है, इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए अंदर आपने देखा हो कि और भी रोल आते हैं। अब ये सिर्फ डैबल डैबल इंट्रैक्शन से हम अपना आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया का भी रोल आता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल का भी रोल आता है। तो अगर हम मैं आपको अगर मैं सिर्फ हेलो एरिन्स के ऊपर काम करता हूँ खाली, और उसमें अगर मैं हेलोजन्स को चेंज करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस ही बात है आयोडीन वाले का होना चाहिए। उससे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? फिर बी आर वाले का होना चाहिए। उससे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए फिर वो किसका होना चाहिए? वो सी एल वाले का होना चाहिए। और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए हमारे हिसाब से वो एफ़ वाले का होना चाहिए। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो ये होगा, ये इनका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि आयोडीन का ये सबसे लार्ज मॉलिक्यूल होगा, इसका ये जो मॉलिक्यूल होगा ये सबसे बड़ा होगा इन सब में, और ये लार्जर मॉलिक्यूल बन जाएगा यहाँ पर, और ये थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है। तो आयोडीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से लार्ज मॉलिक्यूल बन गया, और हमें पता है कि लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो उसकी वजह से इसके अंदर जो वंडरवाल फोर्सेस पैदा होंगी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी वंडरवाल फोर्सेस रहेंगी, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका जो वंडरवाल फोर्सेस रहेंगी यहाँ पर वो आपकी क्या रहेंगी? स्ट्रांग रहेंगी। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई आयोडीन मतलब आयोडोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लोरोबेंजीन से ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज इसका जो मॉलिकुलर साइज़ है वो ज़्यादा, लार्ज मॉलिक्यूल लिखने से अच्छा है लार्ज मॉलिकुलर साइज़ लिख सकते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो इसके पास है लार्ज मॉलिकुलर साइज़, बिकॉज ऑफ आयोडीन का साइज़ जो होता है वो आपका बड़ा होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की कहानी बताइए सभी बच्चे, समझ में आई सबको क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी तक? एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली कहानी देखिए कि इसका पोलैरिटी ज़्यादा है, तो याद रखें हेलो एल्केन्स में सी एक्स बॉन्ड ज़्यादा पोलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बात करते हैं हेलो एरिन्स में, ठीक है। तो इसी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा कम ही रहता है। और अगर हम हेलो एरिन्स के अंदर ही कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का कम रहेगा और आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा रहेगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया इतना? भाई इलेक्ट्रो अगर दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो उतना ज़्यादा ही तो पोलैरिटी आएगी ना, उतना ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो पोलैरिटी आती है भाई बॉन्ड पे। अब जैसे अगर मैंने कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा दूँ और कार्बन के साथ क्लोरीन लगा दूँ तो कौन आपको ज़्यादा पोलैरिटी ला के देगा? ऑब्वियस ही बात है फ्लोरीन ला के देगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर तो हम सी एक्स बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पर कार्बन की कहानी आ गई ना, क्योंकि दोनों कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलग अलग है। तो आप इस तरह से ध्यान रखो कि दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तब जाके वो बॉन्ड हाईली पोलर होता है। और जहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता तो वो बॉन्ड थोड़े से लेस पोलर हो जाते हैं। तो इधर इधर वाला जो है हेलोरिन्स वाला जो बॉन्ड है सी एक्स वाला बॉन्ड, उसमें ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि हेलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर कार्बन जो बैठा है sp2 वाला बैठा हुआ है, और sp2 वाला जो कार्बन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो आसानी से हेलोजन को इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा। तो जिसकी वजह से जितना नेगेटिव चार्ज
हेलोजन पर हेलो एल्केन्स में डेवलप्ड हो सकता है, उतना ज़्यादा हेलो एरीन्स में नहीं हो सकता है। हाँ भाई उज्जवल, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। बाकी लो बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने इसी वजह से बता दिया ना, आप याद रखिए इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होता, और दूसरा इनका जो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस हैं वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो होती है पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, और इनका जो पोलैरिटी डेवलप्ड हो रही है वो इतना स्ट्रांग डेवलप्ड नहीं होती है। इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है, और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाते, तो वो भी इनके पास नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पे ही देते हैं, उसके अलावा फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूल का साइज़ कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है, तो हर चीज़ पर हमें जो है काम यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले मैं सारी प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, जो मतलब फर्स्ट में दो कवर करनी थी, बॉइलिंग पॉइंट कवर कर दिया मैंने, अब मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए सभी बच्चे। मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप आते हैं तो इसमें ज़्यादा जो है आपसे चीज़ें जो हैं वो पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं दूसरे के, जैसे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमो ये सब लेंगे तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। बट अगर आप इसमें बात करते हैं क्या कहते हैं कि जो अगर हम एक साथ, जो मैंने बात करी थी लास्ट क्लास में मेटा पैरा और तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो वही सिर्फ आप मेल्टिंग पॉइंट से कर लीजिए। तो वो क्वेश्चन ये रहता है कि वाई जो हमारा क्या कहते हैं पैरा आइसोमर होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो पैरा आइसोमर जो होता है हमारा, ठीक है, पैरा आइसोमर जो होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मैंने लास्ट क्लास में डाइक्लोरोबेंजीन के ऊपर काम किया था, तो मेल्टिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर डाइक्लोरोबेंजीन पर ही आते हैं। तो डाइक्लोरोबेंजीन में जो दूसरा क्लोरीन होता है वो आप तीन पोजीशन होती हैं, आप ऑर्थो पैरा मेटा कहीं भी लगा सकते हैं। तो उसमें जो वाई द पैरा आइसोमर हैव हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, देन जो बाकी के दो आइसोमर्स होते हैं, कौन सा, ऑर्थो आइसोमर एंड मेटा आइसोमर्स। तो एक ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें, ये पेपर में आ जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, कि वो कितना अपने क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है, वो जो आंसर है वो ये रहेगा कि जो पैरा आइसोमर्स होता है ये मोर सिमेट्रिक इन शेप होता है। आपने देखा ना पैरा आइसोमर्स में क्या होगा, एक क्लोरीन ऊपर होगा, एक क्लोरीन बिल्कुल उसके नीचे होगा बॉटम में। तो इसलिए इसका रीज़न ये होता है कि जो पैरा आइसोमर होता है डाइक्लोरोबेंजीन के केस में, पैरा आइसोमर इज़ मोर सिमेट्रिकल। तो ये जो होता है हमारा काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल इन शेप होता है। तो पैरा आइसोमर इज़ मोर सिमेट्रिकल इन शेप, तो उसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड हो जाता है। तो दैट्स वाई इट क्लोजली पैक्ड इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। तो जो भी उसका क्रिस्टल लैटिस बनेगा उसके अंदर ये क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, क्लोजली पैक्ड इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। तो उसकी वजह से हैंस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, याद रखें आप, ऑर्थो और मेटा दोनों आइसोमर से ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको एक यही क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जो डाइक्लोरोबेंजीन्स होते हैं उसमें पैरा आइसोमर्स का बॉलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है ऑर्थो और पैरा वाले से। चलिए बताइए सभी बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट की कहानी समझ में आ गई कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सिमेट्रिक इन शेप होता है और उसकी वजह से अपने क्रिस्टल लैटिस में वो क्लोजली पैक्ड भी हो जाता है। इसी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका हाई रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिबिलिटी की। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो आपसे पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछा जाता है सॉलिबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो हैलो एल्केन्स थे वो पोलर नेचर दिखा रहे थे, लेकिन आपने देखा था वो पानी में नहीं घुल रहे थे। तो ऐसा ही कुछ हैलो एरीन्स के साथ भी होता है। तो हैलो एरीन्स भी पोलर नेचर दिखाते हैं, बट उसके बावजूद भी वो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी रीज़न वही है कि इनके अंदर भी एबिलिटी नहीं है कि ये वाटर के साथ क्या बना सकें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकें। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेम रीज़न आएगा, जैसा कि मैंने आपको हैलो एल्केन्स में समझाया था वही रीज़न आपको यहाँ पर लिखना है। तो हैलो एरीन्स आर पोलर इन नेचर,
पोलैरिटी तो है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी में नहीं घुल रहे, क्योंकि बच्चे के दिमाग में यही आता कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर, बट ये कहानी इनके साथ नहीं है, इस चैप्टर में ये कहानी नहीं चल पा रही है। तो हैलोरिन्स आर पोलर इन नेचर, बट स्टिल दे आर इनसोलेबल इन वाटर, बट उसके बावजूद भी ये पानी में नहीं घुल रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है, दे डू नॉट फॉर्म बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये सिंपल सा रीज़न आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये तो सॉल्बिलिटी है, ये पहले भी समझा रखा है मैंने पूरा डिटेलिंग के साथ, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं उसको। तीसरा, उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें समझाने को आ सकती है वो आपकी रहती है, क्या कहते हैं, डेंसिटी वगैरह रहती है। तो ऑब्वियस ही बात है हैलोरिन्स थोड़े ज़्यादा डेंसर ही होंगे, क्योंकि बेंजीन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से तो डेंसिटी का खैर इतना पूछा नहीं जाता। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको करनी है, वो होती है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट पर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छे, और इनमें से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना आप, क्योंकि डायपोल मूवमेंट अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें डायपोल मूवमेंट और मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है हैलोरिन से, नहीं तो फिर डायपोल मूवमेंट पर आता है। तो डायपोल मूवमेंट पर हम पहले बात करते हैं, वो डाइक्लोरोबेंजीन्स पे ही बात करते हैं पहले तो पहला जो केस मैं बना रहा हूँ वो डाइक्लोरोबेंजीन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर हम जब काम करते हैं तो उसमें हम अलग अलग पोजीशन पे उनको लगा सकते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन हमारे पास क्या आती है कि मैंने उसको लगा दिया कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे। दूसरी जो फिर हमारे पास कंडीशन आती है, हम नेक्स्ट जो क्लोरीन है वो कहाँ लगा सकते हैं, मेटा पोजीशन पे। और आखिरी जो हम डाइक्लोरोबेंजीन बना सकते हैं अगर, तो उसके अंदर हम लगा सकते हैं उसको पैरा पोजीशन पे। तो ये है ऑर्थो, दिस इज़ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज़, मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑर्थो आइसोमर, ऐसे लिख दिया करें। दिस इज़ योर पैरा आइसोमर, एंड लास्ट वन इज़, सॉरी, दिस इज़ मेटा, एंड द लास्ट वन इज़ योर पैरा आइसोमर्स। तो अब टीचर आपसे पूछेगा भैया इनमें से किसका, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं डायपोल मूवमेंट है वो आपकी ज़्यादा होती है, इनमें से किसकी डायपोल मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे आगे इनमें ऑर्थो होता है, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन पे कौन होगा, ऑर्थो। तो नंबर 1 पोजीशन पे ध्यान रखिए ऑर्थो है, नंबर 2 पोजीशन पे मेटा, और नंबर 3 पोजीशन पे पैरा। तो यहाँ पर कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि सबसे कम जो पैरा आइसोमर है इसका डायपोल मूवमेंट यहाँ पे सबसे कम क्यों नज़र आ रहा है हमारे को? कोई भी बच्चा इस बात का आंसर दे सकता है कि पैरा आइसोमर जो है इसका डायपोल मूवमेंट सबसे कम क्यों है यहाँ पे? कोई भी बच्चा। हाँ भाई, किसी को पता है इसका रीज़न? समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर देखने के बाद तो बता सकते हो कम से कम कि ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका डायपोल मूवमेंट तीनों में सबसे कम क्यों है? किसी बच्चे को इसका रीज़न समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो रही है। आप स्ट्रक्चर बना के देखिए सभी बच्चे। अब यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसका डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ होगी, और नीचे क्लोरीन इस तरफ खींचेगा तो डायपोल डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका डायपोल मूवमेंट जीरो है यहाँ पर, क्योंकि पैरा आइसोमर्स के अंदर डायपोल मूवमेंट इज कैंसिल आउट। अब अगर हम ऑर्थो पे आते हैं तो ऑर्थो में डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इसकी इधर होगी और इसकी यहाँ पर होगी। इसमें आते हैं तो इसके डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इस वाले की यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अब इनके डायपोल मूवमेंट आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, क्योंकि दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शंस। बट यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होगा, आपको अगर फिजिक्स थोड़ा बहुत आपने देखा हो तो वहाँ पर एक डायपोल मूवमेंट का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था। किसी को याद है रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में? हाँ भाई बताइए, हाँ बताइए ज़रा क्या फॉर्मूला है?
what is the formula to calculate the resultant vector if the angle between the two vector is theta? हाँ भाई, किसी को पता है ये फॉर्मूला? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ, तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, जो रिजल्टेंट अगर हमें वेक्टर चाहिए होता था तो उसका फॉर्मूला ये होता था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस का 2ab 2ab कॉस थीटा। तो अगर हम ऑर्थो आइसोमर के पास जाते हैं ना यहाँ पर, तो इनके बीच में जो ये थीटा एंगल बनेगा और यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, तो यहाँ पर जो एंगल होता है 60 डिग्री का होता है और यहाँ पर जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री पर कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो रिजल्टेंट पे अगर आप काम करेंगे तो कॉस 60 डिग्री इज़ ग्रेटर देन कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉस 60 होता है आपका हाफ, और कॉस 120 अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी कम आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से कॉस 60 की जो वैल्यू होती है, अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ज़्यादा आ गई। तो इसी वजह से ऑर्थो आइसोमर का जो रिजल्टेंट डेवलपमेंट की वैल्यू आएगी वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मेटा आइसोमर्स। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसका है? अब ऑर्थो का, उसके बाद मेटा, और तीसरे वाले का तो बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया क्योंकि रिजल्टेंट डेवलपमेंट कैंसिल आउट विद ईच अदर हो रही है। चलिए बताइए सभी बच्चे, डेवलपमेंट की कहानी समझ में आ गई कि ऑर्थो आइसोमर का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा क्यों है और पैरा वाला का सबसे कम क्यों है? हाँ जी बताइए सभी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। अब डायपोल मूवमेंट पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन और आता है। देखिए, डायपोल मूवमेंट पर ही बेस्ड क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा ये क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, वाई डायपोल मूवमेंट ऑफ साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, वाई द डायपोल मूवमेंट ऑफ cyclohexyl chloride is higher than chlorobenzene. This is very important question from this chapter, और ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर समझिए कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन पर क्लोरो लगा देंगे। तो मैंने अब ये साइक्लोहेक्सेन बनाया, ये देखिए, और उस साइक्लोहेक्सेन पर मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन एटम। तो दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड कह लीजिए या फिर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कह लीजिए, एक ही बात है। और दूसरी तरफ हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, तो उसमें हम बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर क्लोरीन एटम लगाएंगे। अब हमें इसका जवाब देना है कि भैया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो होता है इसकी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। अब मैंने आपको बताया था कि डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q मल्टीप्लाई में D, यही बताया था। तो Q जो होता है ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये बात पे डिपेंड करता है पोलैरिटी पे, कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज़्यादा Q होगा। और D किस बात पे डिपेंड करता था? याद है, बॉन्ड लेंथ पे। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आएगी उतना ज़्यादा उन दोनों चार्ज के बीच में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। केमिस्ट्री के हिसाब से यही ऐसे सोचेंगे, जब भी डेवलपमेंट सोचेंगे तो Q मतलब पोलैरिटी और D मतलब बॉन्ड लेंथ। तो अगर अब मैं ये कह रहा हूँ कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों ही कंडीशंस में ये आगे भाग रहा होगा। मतलब साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की पोलैरिटी भी ज़्यादा है और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। बस इस बात को हमें साबित करना है कि भैया ये पोलैरिटी में भी आगे है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और बॉन्ड लेंथ के मामले में भी सबसे आगे है ये।
मतलब बेंजक्लोरोबेंजीन से ये दोनों केस में जो है केस में रेस जो है वो जीत रहा है। तो कैसे जीत रहा है वही मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ पोलैरिटी का। ठीक है, पोलैरिटी देखिए सर आप पोलैरिटी वाली कहानी तो मैंने पीछे भी समझा दी थी, अगर आपको समझ में आई होगी तो ये भी पकड़ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये CX बॉन्ड है मेरा, और यहाँ पर जो क्लोरीन है जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये कार्बन, वही कारण आ रहा है देखिए, ये कार्बन देखिए कौन सा है, यहाँ पर जो मेरा कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इधर जो मेरा कार्बन एटम है यहाँ पे भी CCl बॉन्ड है, लेकिन यहाँ जो मेरे पास कार्बन एटम है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होता है और सिंगल बॉन्ड वाला हमेशा sp3 और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होता है, ये ध्यान रखिए। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो मेरे पास यहाँ पे कार्बन एटम है तो ये होते हैं आपके लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्यों होते हैं उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है, जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं ये हमारे लिए होते हैं इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड होगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने ऊपर बढ़िया से डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर बढ़िया से डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, और ये जो बॉन्ड आपको मिलेगा ये मिलेगा बिल्कुल बढ़िया से मोर पोलर, क्योंकि कार्बन बड़े प्यार से इलेक्ट्रॉन दे देगा, भैया ले जाओ। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचने आएगा कार्बन कहेगा ले जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही क्लोरीन इस क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन को खींचने आएगा तो ये वाला कार्बन नहीं कहेगा भैया ले जाओ, ये प्यार से नहीं देगा, क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई है। तो ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो उसको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव यहाँ डेवलप्ड हो सकता है किसमें, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड वाले CX बॉन्ड में, उतना यहाँ पे नहीं होगा CCl बॉन्ड में। तो यहाँ पर हम थोड़ा छोटा सा डेल नेगेटिव और छोटा सा डेल पॉजिटिव बना देते हैं, वहाँ थोड़ा बड़ा बना दिया हमने समझाने के लिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है मेरा, ये जो बॉन्ड यहाँ मेरा बन रहा है ये बॉन्ड मेरा क्या है, लेस पोलर है। ये बिल्कुल बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है कि CCl बॉन्ड जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में होता है वो मोर पोलर होता है बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर sp3 आएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की होने की वजह से यहाँ पर ऐसा है। और इधर जो क्लोरोबेंजीन में आपका जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसकी वजह से वहाँ पर लेस पोलैरिटी होगी। तो पोलैरिटी के मामले में कौन जीता भाई, आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जीत गया, हमने साबित कर दिया। अब हमें यह भी साबित करना है कि बॉन्ड लेंथ के मामले में भी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ही जीतेगा। तो अब मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दो केस बना के समझाना पेपर में, एक पोलैरिटी का केस बना के समझाना। तो ये ऊपर जो मैंने समझाया है ये कौन सा केस समझा दिया आपको, ये समझा दिया पोलैरिटी, ठीक है। ऊपर मैंने आपको पोलैरिटी समझा दिया और नीचे अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो जब आप बॉन्ड लेंथ पर काम करते हैं तो आइए मैं बताता हूँ कैसे, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, CL बॉन्ड की कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड दोबारा बनाऊँ, ये मैंने बना दिया आपके लिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। और यही मैं आपको यहाँ पर बना दे के दिखा देता हूँ, कौन, क्लोरोबेंजीन। तो अब मेरे को ये साबित करना है कि बॉन्ड लेंथ में भी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ही आगे होगा। तो वो रीज़न देखे सभी बच्चे कैसे होगा। यहाँ पर कार्बन जो है कहीं पर भी पाई सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। पाई सिस्टम समझते हैं, जब डबल बॉन्ड आता है तभी पाई बॉन्ड आता है, तो यहाँ पर है नो पाई बॉन्ड। तो जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा सर, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है तो अभी रिजोनेंस बनते हैं, तो इसी वजह से नो पाई बॉन्ड, तो नो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर कोई भी रिजोनेंस नहीं बन सकता। कोई रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होता है, हमारे जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो किसी भी प्रकार का रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाते, क्योंकि उनके पास पाई बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पर कहीं पे भी पाई बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन बेंजीन के साथ ऐसा नहीं है, बेंजीन के पास तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो बेंजीन के साथ ऐसा नहीं है। तो हेयर वी हैव पाई सिस्टम या पाई बॉन्ड्स। अब यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पर बनेंगे
रेजोनेंस। और जब मैं यहाँ पर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ तो आइए मैं देखता हूँ कि मैं क्या पाता हूँ। तो रेजोनेंस कैसे बनेंगे? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक तो कार्बन को दे दिया, तो कितने बचे अब इसके पास? 6। और 6 के कितने लोन पेयर बनेंगे सर? 3। भाई क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से कार्बन के साथ शेयर हो गया, तो बाकी 6 के 3 लोन पेयर बन गए। अब ये अपने इस लोन पेयर को जैसे ही, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पर देखिए डबल बॉन्डेड है, तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 2 कार्बन है। तो नंबर 2 कार्बन वाला जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा तो उसकी वजह से इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये क्लोरीन एटम अपने लोन पेयर को नीचे शिफ्ट कर देगा, और उसकी वजह से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, अभी आगे मैं इस स्ट्रक्चर को पूरा बना दूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ जितना मेरे को समझाना है मैं उतना ही बनाऊंगा। तो सेकंड कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पाई बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे, और इस जगह पर क्योंकि वो लोन पेयर आके क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। सिग्मा बॉन्ड तो देखो यहाँ पहले से ही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। और क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर तो वैसे ही रहेंगे, और साथ में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि क्लोरीन ने अपने लोन पेयर दे दिए। और अब देखिए कि ये जो सी सेल बॉन्ड है यहाँ पर, ये रेजोनेंस बनने की वजह से कौन से चीज में आ गया? डबल बॉन्ड में आ गया। तो इसके पास अब यहाँ पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, ये देखिए। और यहाँ पर अभी भी क्या बना हुआ है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ तो उसने रेजोनेंस बनाया ही नहीं। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सर ज़्यादा होती है ना भाई? सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर होगा इसका बॉन्ड लेंथ लार्ज, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर हम चले जाएं क्लोरोबेंजीन के पास चले जाएं, तो क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी शॉर्ट। तो इसी वजह से अब ये बॉन्ड लेंथ के मामले में भी पीछे चला गया। तो बॉन्ड लेंथ भी कई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की ज़्यादा आ गई, बिकॉज वहाँ पे रेजोनेंस बना नहीं, तो सी सेल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रह गया, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रह गई। क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस बन गया तो सी सेल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, तो बॉन्ड लेंथ के मामले में भी ये पीछे हो गया। और उसके साथ साथ पोलैरिटी में तो पहले से ही पीछे था। और जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो अगर एक छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो सर और छोटी हो जाएगी। तो इसी वजह से क्लोरोबेंजीन का जो डैपल मूवमेंट होता है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है, या फिर कह लीजिए कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डैपल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होता है। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया सभी बच्चों को कि डैपल मूवमेंट की कहानी क्या थी? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे करा दिए। एक तो जो उनके आइसोमर्स थे उसके केस में डैपल मूवमेंट को कैसे समझना है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और अगर हमें क्लोरोबेंजीन टीचर देता है तो उसके केस में डैपल मूवमेंट को हमें कैसे समझाना होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कि अभी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे और उनको कॉपी कर लेना, ठीक है। बाकी नोट्स मैंने दे रखे हैं, बट देखो नोट्स में एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल। आप देखेंगे कि ये चीज़ें वहाँ पर भी आपको मिलेंगी लिखी हुई, लेकिन उतना डीपली नहीं मिलेंगी जो टीचर जब समझाता है। तो इसलिए जो नोट्स टीचर से मिलते हैं बोर्ड्स के थ्रू वो ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें किताबों में या किसी चीज़ों में लिखी हुई नहीं मिल सकती हैं आपको। चलिए तो शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्क्रीनशॉट ये लीजिए सभी बच्चे। चलिए आई होप सबने पहला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट वाला। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये लीजिए सभी बच्चे, ये आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट खत्म होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट के 2 स्क्रीनशॉट हो गए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों। उसके बाद आता है सॉलिबिलिटी। तो नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट है आप सॉलिबिलिटी का ले लीजिए, मतलब इतना ले लीजिए ताकि सॉलिबिलिटी नज़र आएगा खाली आपको फिर। तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए सॉलिबिलिटी का। तो ये स्क्रीनशॉट आपका सॉलिबिलिटी का है। तो आई होप सबने ले लिया होगा। और अब चलते हैं डैपल मूवमेंट के पास। डैपल मूवमेंट का पहला स्क्रीनशॉट जो होगा वो ये होगा।
तो डायपोल मोमेंट का पहला स्क्रीनशॉट ये लीजिए सभी बच्चे, जिसके अंदर हमने ऑर्थो पैरा मेटा वाले की बात करी थी। और चलिए सबने ले लिया होगा ये वाला भी स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब डायपोल मोमेंट का दूसरा पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया इस चैप्टर से, तो इसको दो पार्ट में ले लीजिए। पहला अभी इतना ले लीजिए जिसके अंदर हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। जो पहला हिस्सा दिख रहा है अभी आपको, ये पोलैरिटी की बात हो रही है, जिसमें वो मोर पोलर है, इधर वो लेस पोलर है। तो आई होप सबने ले लिया होगा डायपोल मोमेंट का ये वाला स्क्रीनशॉट। और दूसरे हिस्से में फिर हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बाद इसमें बॉन्ड लेंथ की। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंफर्म कर लेते हैं पहले सभी से। हाँ भाई, सबने यहाँ तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? किसी का रहता है तो बता दीजिए, दोबारा ओपन कर देंगे। सारे स्क्रीनशॉट ले लिए सभी बच्चों ने? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब हमारी हैलो एरिन्स की ख़त्म होती हैं कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमने बात करनी है इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ की? अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए सभी बच्चे अब, केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फ्राइडे को ये वाला। उसके बाद संडे वाली क्लास में सिर्फ हम सब क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। और पढ़ा करें भैया, पढ़ेंगे सभी बच्चे तभी बात बनेगी। एनसीईआरटी रीड करिए। मैंने आपको प्यार बार बोला है कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसके बाद उसको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िए। सबसे बेस्ट बुक आपके पास एनसीईआरटी ही है। एक एक लाइन अगर बच्चा एनसीईआरटी की पढ़ रहा है मेरे पढ़ाने के बाद, तो बहुत बढ़िया वो चल रहा है। क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, असाइनमेंट्स मैंने आपको दे रखे हैं वहाँ से बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो कितने भी महान टीचर से पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा उस पढ़ाई का नहीं होने वाला है। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखिए, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चल रहा है और वैसे ही ऑर्गेनिक आसान नहीं है। रिएक्शंस याद करने हैं, मैकेनिज़म्स पे काम करना है, कन्वर्जन्स पे काम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ने को मिलती हैं। अगर मैनेजमेंट के साथ चलोगे तो हर चीज़ आसान कर लोगे। डिसमैनेजमेंट के साथ चलोगे, कोई मैनेजमेंट नहीं है, जब मन कर रहा है तब पढ़ रहे हैं, जब मन कर रहा है तब पढ़ाई हो रही है, तो फिर तो सर नंबर नहीं आने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, ये 11th क्लास नहीं है, ये 12th क्लास है। अगर कुछ अच्छा कर लोगे तो लाइफ बना लोगे, नहीं करोगे तो अगले साल ज़रूर पछताओगे कि भाई पढ़ लिए होते तो आज हम यहाँ पर होते। तो वो पछतावा ना हो आपको अगले साल, इसलिए अभी भी टाइम है। कुछ बच्चे अगर अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़, मैं बैठा हूँ, मेरे को बताइए। मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, चाहे एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन डाउट ज़रूर क्लियर कर दूंगा आपके। इसलिए पढ़िए, लेकिन आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, खुद से चीज़ों को रिवाइज़ ही नहीं करेंगे, बिल्कुल मेरे पर ही बेस्ड हो जाएंगे कि टीचर आएगा पढ़ाएगा बस वही हमारे लिए काफ़ी है, उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बढ़िया स्टडी एक ही होती है जब बच्चा खुद पढ़ता है, और वो आपको करना ही होगा। चलिए, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो आपको याद होगा जब हमने हेलो एल्केन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला ही रिएक्शन कौन सा उठाया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और उनको फिर हमने SN1 SN2 के हिसाब से पढ़ा, है ना। तो वैसा ही अब हमारे दिमाग में आता होगा कि क्या हेलो एरिन्स भी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर इनका जो पहला जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है हमारे दिमाग में, वो ये आ रहा है, कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आइए हम समझते हैं कि क्या ये इस रिएक्शंस को कर पाते हैं या इनको करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड पहला सवाल यही आता है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि वाई हेलो एरिन्स जो हमारे होते हैं, हाँ, तो पहला सवाल जो हमारे पास आएगा कि वाई हेलो एरिन्स, एक मिनट,
एक मिनट रुकिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। 2 मिनट वेट करिए सभी बच्चे। बाकी बताइए, आप लोग पढ़ें, थोड़ा सॉर्ट आउट होता है जब तक चीज़ों को पढ़ रहे हैं आप लोग। मेरे को टेस्ट भी लेना होता है, बट अब वही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि क्लास ही इतने टाइम की होती है। अब मैं 15-20 मिनट का टेस्ट ले लूँगा तो फिर आधी क्लास मेरी उसी में चली जाती है। बट देखो, मेरे को एक चीज़ करना तो होगा ही। तो हो सकता है कि फ्राइडे वाली क्लास में आपसे मैं ज़रूर सवाल जवाब करूँगा। आज तो मैंने नहीं करे हैं, बट फ्राइडे वाली क्लास में तो 100% करूँगा। तो जो भी बच्चा फ्राइडे को आए, थोड़ा पढ़ पुढ़ के आए चीज़ों को, और जब उनसे कोई सवाल किया जाए तो ऐसा ना कहें कि सर मेरे को नहीं आता, तो ये मुझे सुनने को ना मिले। इसलिए चीज़ों को पढ़ लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा यही था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था बीच में, अब सॉर्ट आउट हो गया है। क्वेश्चन ये था कि वाई हेलो एरिन्स। आप सभी अवेलेबल हैं ना कहीं? हाँ बताइए, बोर्ड नज़र आ रहा है सभी को? ठीक है। हाँ, तो वाई जो हमारे हेलो एरिन्स होते हैं आर लेस रिएक्टिव, हाउ, वाई हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई हेलोरिन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। उन्होंने ये कहा कि हेलो एल्केन्स के मुकाबले में अगर हेलो एल्केन्स के सामने न्यूक्लियोफाइल रख दो और फिर आप हेलोरिन्स के सामने न्यूक्लियोफाइल रख दो, तो आप देखेंगे कि हेलो एल्केन्स काफ़ी फास्ट रिएक्शन देंगे और हेलोरिन्स उतना फास्टली उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो वही उसका क्वेश्चन है कि वाई हेलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो उसी का जो कारण है वो हमें जानना होगा कि ऐसा यहाँ पर क्यों होता है। तो उसके लिए उसका रीज़न बनता है इसका रिजोनेंस इफेक्ट। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो उसका सिंपल आंसर है ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पर जो इसका रिजोनेंस इफेक्ट होता है ना, रिजोनेंस इफेक्ट होता है, आपने पढ़ा था ना, रिजोनेंस बनाए जाते थे, क्लास 11th में भी बनाना सीखे थे आपने। तो इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं हम। तो ये जो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है यहाँ पर हो रहा है, अब उसको मुझे बना के दिखाना पड़ेगा आपको। अभी मैंने शुरू में ऊपर बना के भी दिखाया था, बट अब उसको मैं कंप्लीटली बना के दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं बेंजीन रिंग लूँ और उसके ऊपर मैं कोई सा भी हेलोजन लगा दूँ, एक्स ले लेते हैं हम, तो आपने देखा था कि इसके पास 3 लोन पेयर होंगे, अभी मैंने पीछे बताया भी था। तो जैसे ये वाला लोन पेयर यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने काफ़ी बनाए हैं क्लास 11th में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे पहले ऐसे सारे बना लेता हूँ, फिर मैं इनके अंदर आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, हाँ, तो अब यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इस वाले हैलोजन के पास अब 2 लोन पेयर बचेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहेगा आपका जो पहले से था। उसके बाद फिर अगर आप आगे जाते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अब आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर और उसके बाद ये इधर, है ना भाई, पाई सिस्टम है तो पूरा घूमेगा, पूरी रिंग पे जाएगा ये सारे इफेक्ट। तो यहाँ पे फिर से 2 लोन पेयर रहेंगे विद पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और वो जो 2 लोन पेयर थे विद नेगेटिव चार्ज वो पैरा पोजीशन पे पहुँच जाएगा। अभी पहले ऑर्थो पे थे, ये पैरा पे आ गए थे, दिस इज़ पैरा पोजीशन। अब उसके बाद फिर ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये अगले कार्बन पे चला जाएगा। तो अब जो हमारे को स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसमें डबल बॉन्ड इधर रहेगा और यहाँ रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही है। इसके बाद 2 लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये अपने कार्बन को वापस खींच लेगा। और लास्ट स्ट्रक्चर बस मैंने कहा था कि जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशंस होती है वो चेंज हो जाती है। पहले आप देख रहे हैं कि ऐसे था, क्लॉकवाइज दिख रहा था आपको, अब ये थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज टाइप हो गया है।
और ये फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसके बाद वापस 3 लोन पेयर हो जाएंगे इस तरह से। तो ये रेजोनेंस को अब आप गौर से देखिए सर, जो मैंने रेजोनेंस बनाया है। तो इस रेजोनेंस की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको अभी से समझा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मैं आगे यूज़ करता रहूँगा, आगे तक मैं उस चीज़ को यूज़ करता रहूँगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं से ही आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एक तो ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, देख रहे हैं आप, पूरी बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो एक तो चीज़ हमें ये समझ में आ रही है कि नेगेटिव चार्ज इज डी लोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर कौन सा चार्ज जो आपका डी लोकलाइज्ड हो रहा है बार बार, वो नेगेटिव चार्ज हो रहा है, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि दिस नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है सभी जगह नहीं है, मतलब 6 के 6 कार्बन एटम पे नहीं है। दिस नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल, जो हमें मिल रहा है, दिस नेगेटिव चार्ज इज एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ठीक है, आप देख सकते हैं सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ही आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा और किसी और पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अब इनसे क्या समझ में आया आपको, मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और इस बात का आंसर मैं आपको देता हूँ कि क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दे पाते हैं। अब मैं थोड़ा सा पहले हेलो एल्केन्स का रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। आपने देखा था ना हेलो एल्केन्स में क्या होता था, ये आपका न्यूक्लियोफाइल था और ये आपका आरएक्स था। फिर क्या आता था, हेलोजन इलेक्ट्रॉन तरफ खींचता था, जिसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता था और उसके बाद बढ़िया से फिर ये RNU बन जाता था और X नेगेटिव अपना बाहर हो जाता था। यही रिएक्शन देखा था आपने हेलो एल्केन्स के केस में, अगर आपको याद होगा। तो अब मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये रिएक्शन जो है हेलो एल्केन्स में तो बढ़िया चलता है और काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है ये। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की कि अगर यही काम मैं न्यूक्लियोफाइल को फिर से लूँ, इसी न्यूक्लियोफाइल को मैं फिर से लूँ और उसको उठाकर मैं किसके सामने रख दूँ, इसकी जगह पर हेलो एरिन्स ले लेते हैं, अब हम इसके सामने रख दूँ, तो ये रिएक्शन हो तो रहा है, मतलब होएगा भी तो पता नहीं कौन कौन सी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी तब ये होगा, और तब जाके कहीं ये हमें लगेगा कि भाई ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ जाके बैठ रहा होगा और X माइनस बाहर हो रहा होगा। मतलब इट इज़ वेरी स्लो रिएक्शन। अगर मैं कोई भी कंडीशन के बगैर इसको काम करूँ इसमें, तो ये एक तरह का बहुत ही स्लो रिएक्शंस है, या मुझे कुछ अलग सी कंडीशंस यहाँ पे देनी होंगी तब जाके शायद ये रिएक्शन मेरे को होता हुआ नज़र आएगा। तो ये कारण क्यों है ऐसा कि ये बहुत ही स्लो क्यों है और वो ऊपर काफ़ी फास्टली रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो आप देखिए, जब मैंने इसके रेजोनेंस बनाए थे तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो इस X नेगेटिव को यहाँ से हटना होता है और न्यूक्लियोफाइल को वहाँ पे लगना होता है। दूसरा, इस न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर जहाँ ये अटैक करने आ रहा है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ जब ये बेंजीन रिंग की तरफ अटैक करने आता है, ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ अटैक करने आता है, तो आपने देखा कि बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। अब जब बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज घूम रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल भी उसकी तरफ आएगा अटैक करने के लिए, तो भाई नेगेटिव नेगेटिव तो रेपल हो जाएगा आपस में। आ रही बात समझ में? यानी कि यहाँ पर जो मेरा बेंजीन रिंग है, ये जो मेरी बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ये एक्चुअली में रेजोनेंस की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग बन गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका घूम रहा है रेजोनेंस की वजह से। और न्यूक्लियोफाइल भी एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ही होता है जिसके ऊपर भी बढ़िया से इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है। तो उसी वजह से यहाँ पर इसको क्या मिलती है, सफ़र रिपल्शन। तो ये यहाँ पे एक रिपल्शन को सफ़र कर रहा होता है। अब उस रिपल्शन को अगर आप थोड़ा नलफाई कर सकें तब जाके न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर पाएगा। तो पहला कारण तो ये है कि ड्यू टू रेजोनेंस द बेंजीन रिंग इज कैरिंग हेयर नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू विच इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग बन जाता है यहाँ पर, और उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज सफरिंग रिपल्शंस। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा सर, अब इस S नेगेटिव को यहाँ से निकलना भी है ना भाई। अब यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ये सिंगल ही रहता है, ये देखिए। लेकिन आपने देखा था कि रेजोनेंस जब बना था तो यहाँ पर जो मेरा CX बॉन्ड होगा, मतलब अगर मैं इन हेलो एरिन्स में आ जाता हूँ तो वहाँ पर जो CX बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड नहीं है ना भाई। हेलो एरिन्स के अंदर अपने PHs पहले भी नोटिस करी थी, पीछे भी नोटिस करी थी जब डायपोल मूवमेंट की बात करी थी मैंने।
तो आप नेक्स्ट कारण ये बताएंगे कि डबल बॉन्ड होने की वजह से अब ये हैलोजन आसानी से यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। तो अब ये जो हैलोजन हैलो एल्केन्स के मामले में बड़े प्यार से निकल जा रहा था, अब ये हैलोजन डबल बॉन्ड आने की वजह से डू नॉट लीव फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये आसानी से नहीं जाएगा। डू नॉट लीव फ्रॉम हेयर ईजिली। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे को क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान काम नहीं है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो इन दो कारणों की वजह से, दो कारण कौन से हैं? पहला, एक तो रिजोनेंस की वजह से वहां पर बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग बन जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल सफर रिपल्शन, इसकी वजह से अटैक थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है। और दूसरा, रेजोनेंस की वजह से सी एक्स बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से स्ट्रांग हो जाएगा, तो एक्स का वहां से निकलना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें हैलो एल्केन्स में नहीं हो सकती, क्योंकि हैलो एल्केन्स में रेजोनेंस ही नहीं बन पाता, तो इसलिए वो बड़े प्यार से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, और काफ़ी ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि काम तुम्हारे लिए हैलो एरिन्स नहीं कर पाता है। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आई बात की नहीं आई, कि क्यों हैलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? बताइए। ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हैलो एरिन्स में ही मिल रहे हैं। तो हैलो एरिन्स के केस में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हैलो एरिन्स के सामने जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो आसानी से अटैक उस पर नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। एक तो उसको रिपल्शन सफ़र करनी पड़ती है, और दूसरा वहाँ पर हैलोजन जो लगा होता है बेंजीन रिंग पर, वो आसानी से वहाँ से निकल भी नहीं पाता है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये सारी कहानी इसी वजह से हुई है, जो मेन कारण मैंने पहले लिख दिया था कि ये किसकी वजह से ऐसा होता है यहाँ पर, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट ही इसका मेन कारण होता है। अगर रेजोनेंस नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं करता, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता। चलिए, तो पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इतना स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। दिस इज योर फर्स्ट स्क्रीनशॉट कि वाई हैलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए, आई होप सबने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उसके बाद ये ले लीजिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझा रखा है, बाकी मैं इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो नहीं तो आपको मैं लिख के भेज दूंगा। तो अब हम जो बाकी चीज़ें हैं, अब जो रिएक्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो ये देगा, अब वो कौन से रिएक्शंस होंगे, कैसे उन पे काम करना है, वो तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे।